वीवर्स अब अर्थ पर इंसानों के साथ साथ म्यूटेंट भी रहते थे। इन म्यूटेंट्स के पास अलग अलग टाइप की विनाशकारी शक्तियां होती हैं, जो आए दिनों इंसानों के लिए खतरा बनती जा रही थी। इसीलिए अब इन म्यूटेंट्स को खत्म करना जरूरी था। तो मिलिट्री वालों ने ऐसे सेलेस्टियल रोबोट्स बनाए थे ना, जो सभी म्यूटेंट्स को ढूंढकर उन्हें खत्म कर देते थे। लेकिन अब ये रोबोट्स एकदम से बेकाबू होकर इंसानों पर भी हमला करने लग जाते हैं, जिससे अर्थ के लोगों का काफी बुरा हाल हो चुका था। तो अब उन रोबोट्स को रोकने के लिए कुछ म्यूटेंट्स पास्ट में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और उनके पास चेंज करने पर क्या उनका प्रेजेंट भी चेंज हो जाएगा, ये तो जल्द से जल्द देखकर पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें अर्थ के सभी लीडर्स को एक साथ दिखाया जाता है। दरअसल अब अर्थ पर इंसानों के साथ साथ म्यूटेंट भी रहने लगे थे। तो वो सभी लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि उन म्यूटेंट्स को खत्म कैसे किया जाए, क्योंकि वो म्यूटेंट्स इंसानियत के लिए खतरा बन सकते थे। तभी ट्रैंक नाम का एक आदमी, जो कि बहुत ही जीनियस होता है, वो अपना एक सेंटिनल रोबोट्स का प्रोग्राम शुरू करने का आइडिया देता है, जिसमें वो रोबोट इतने एडवांस होंगे ना, जो सभी म्यूटेंट्स को पकड़कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। ट्रैंक की ये बात सुनकर बाकी लीडर्स काफी शॉक हो गए थे, क्योंकि उनके पास इस टाइप का आइडिया आया ही नहीं था। और अब उन लोगों ने ट्रैंक के प्लान पर काम करना स्टार्ट भी कर दिया था। यहाँ पर कई साल बीत गए थे और हमें 2023 का सीन दिखाया जाता है। गवर्नमेंट ने अपना सेंटिनल रोबोट्स का प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया था और उनके रोबोट्स अपना काम काफी अच्छे से कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम्स तब होना स्टार्ट हुई जब उन रोबोट्स ने इंसानों को भी मारना स्टार्ट कर दिया था। दरअसल म्यूटेंट इंसानों के साथ ही रहते थे, इसीलिए उनके कुछ जीन्स इंसानों के बॉडी में भी चले गए थे, जिससे कि उन रोबोट्स को लग रहा था कि नॉर्मल इंसान भी म्यूटेंट है, और इसीलिए उन रोबोट्स ने इंसानों को भी मारना स्टार्ट कर दिया था। पर इस तबाही को कोई भी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। उन सारे रोबोट्स ने अर्थ का पूरा नक्शा बदल ही दिया था। अब यहाँ पर हमें कुछ म्यूटेंट्स दिखाए जाते हैं, जो कि उन सेंटिनल रोबोट से बचकर भाग रहे थे। वो रोबोट्स इतने बड़े और इतने एडवांस थे ना, कि वो किसी भी म्यूटेंट्स के पावर को एनालाइज करके उनकी कमजोरी पता कर लेते थे, और इसी टेक्निक का यूज करते हुए उन रोबोट्स ने बहुत सारे म्यूटेंट्स को मार दिया था। लेकिन अभी वो रोबोट जिन म्यूटेंट्स के ग्रुप पर हमला कर रहा था, वो उन रोबोट्स को काफी टक्कर देते रहते हैं। वहाँ पर किटी प्राइड नाम की एक म्यूटेंट होती है, जिसके पास पास्ट में जाने की एबिलिटी थी, मतलब कि वो किसी भी टाइम में पीछे जा सकती थी। किटी अपनी इसी एबिलिटी का यूज करते हुए अपने सारे दोस्तों को पास्ट में जाकर ये बता देती थी कि कुछ ही देर में वो रोबोट्स यहाँ पर आ जाएंगे और उन सभी पर हमला करना स्टार्ट कर देंगे। किटी हमेशा इसी टेक्निक का यूज करती थी और अपने टीम मेंबर्स को उन रोबोट से बचा लेती थी। इस बार तो उसकी टीम एक रोबोट से बाल बाल बची थी, और अब किटी उन सभी को बचाने के लिए एक सेफ जगह पर लेके आ जाती है, जहाँ पर और भी बहुत सारे म्यूटेंट्स थे। वहाँ पर एक म्यूटेंट जिसका नाम प्रोफेसर एक्स था, उसे जब किटी के पावर्स के बारे में पता चलता है तो वो इस बात से काफी चौंक गया था। प्रोफेसर एक्स अपने फेवरेट स्टूडेंट जिसका नाम वोल्वरिन था, उससे एक बार डिस्कस करते रहते हैं और फिर सभी के साथ वो आइडिया शेयर करते हैं। उनके पास एक प्लान था जिसमें वो ये सारे रोबोट्स को खत्म कर सकते थे और अर्थ फिर से इंसानों के रहने लायक हो जाएगा। दरअसल प्रोफेसर एक्स किटी की पावर्स का यूज करके टाइम में 50 साल पीछे जाना चाहते थे, जब इन रोबोट्स को बनाने का काम शुरू हुआ था। और अगर वो सब पास्ट में जाकर उन रोबोट्स के बनने का प्रोग्राम खत्म कर दे तो फ्यूचर में वो नौबत कभी आएगी ही नहीं और वो सब बच जाएंगे। लेकिन किटी ने अपनी पावर्स को इतने साल पीछे कभी नहीं भेजा था, तो इसलिए किटी कहती है कि वो ये नहीं कर पाएगी। पर तभी मिस्टर एक्स किटी को अपनी थोड़ी सी पावर दे देता है, जिससे कि अब किटी तैयार थी पास्ट में जाने के लिए। वो उन सभी म्यूटेंट में से सिर्फ एक को ही पास्ट में भेज सकती थी। तो इसीलिए वोल्वरिन डिसाइड करता है कि वो खुद पास्ट में जाएगा और सब कुछ ठीक करके वापस आ जाएगा। कुछ देर बाद किटी वोल्वरिन को पास्ट में भेजने की तैयारी करना स्टार्ट कर देती है, और अब वोल्वरिन पास्ट में ट्रेवल करते हुए 50 साल पहले पहुंच जाता है। हैरानी की बात ये थी कि वोल्वरिन वापस से जवान हो गया था। अब यहाँ पर वोल्वरिन अपने मास्टर के पास आ गया होता है, जिनका नाम चार्ल्स जेवियर था। वोल्वरिन इस टाइम में उनकी जादुई स्कूल एक्स मेंशन में पढ़ा करता था। वोल्वरिन दिखता है कि चार्ल्स के पैर एकदम से ठीक हो चुके थे। दरअसल उसके एक स्टूडेंट जिसका नाम बीस्ट होता है, उसने एक ऐसा लिक्विड बनाया था जिससे कि बॉडी के पार्ट्स को पावर मिल सकती थी। वो लिक्विड यूज करने के बाद चार्ल्स ठीक तो हो जाता है, लेकिन जो म्यूटेंट्स पावर्स उसके पास थी, यानी कि दूसरों का माइंड रीड करना और टेलीपैथिकली उनसे बात करना, ये सारी एबिलिटीज अब चार्ल्स में नहीं थी। मतलब कि अब वो भी एक नॉर्मल इंसान बन गया था। लेकिन फिर भी वोल्वरिन उन दोनों को बताता है कि फ्यूचर में जाकर आखिर क्या होने वाला था। वो उन्हें बताता है कि फ्यूचर में ऐसे रोबोट्स आ जाएंगे ना, जो पूरे म्यूटेंट्स के साथ साथ इंसानों को भी खत्म कर देंगे। और अब उन लोगों को मिस्टिक नाम की एक म्यूटेंट को ढूंढना था, क्योंकि मिलिट्री वालों ने उसका ही डीएनए यूज करके उन सेंटिनल रोबोट्स को बनाया था, जो सेम टू सेम अपने दुश्मन की तरह रूप बदल सकते थे और उनकी फाइटिंग टेक्निक्स कॉपी कर सकते थे। लेकिन ये सारी बातें चार्ल्स को झूठ लगने लगती हैं, और वो तो वोल्वरिन के बातों पर जरा सा भी भरोसा नहीं करता। इसका रीजन ये था कि कुछ दिनों पहले मिलिट्री वालों ने उसके कई म्यूटेंट स्टूडेंट को सेना में शामिल किया था, लेकिन लड़ाई में उनमें से कोई भी नहीं बच पाया। मिस्टिक भी उसमें शामिल थी, जिसका अब कुछ नामो
नामो निशान ही नहीं है। इसीलिए चार्ल्स अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। पर वोल्वरिन के काफी समझाने पर चार्ल्स एंड में मदद करने के लिए मान जाता है। चार्ल्स बताता है कि उन्हें मिस्टिक को ढूंढने के लिए इलेक्ट्रो नाम के म्यूटेंट से मदद लेनी पड़ी, पर इलेक्ट्रो ने हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट को मार दिया था, जिससे कि उसे सालों की कैद हुई थी। इसीलिए अब चार्ल्स और वोल्वरिन उस जेल में आ जाते हैं इलेक्ट्रो को छुड़ाने के लिए। उन दोनों ने वहाँ से भागने के लिए एक ऐसे म्यूटेंट की मदद ली थी ना, जो बिजली की रफ्तार से तेज भाग सकता था। जब उन सभी पर सिक्योरिटी गार्ड्स हमला कर देते हैं, तब क्विकसिलर अपनी एबिलिटीज का यूज करता है और इतनी तेजी से भागता है ना कि उसके लिए सारी चीजें एकदम स्लो मोशन में हो रही होती हैं, और वो अपने सभी दोस्तों को गोलियों से बचा लेता है और इलेक्ट्रो को जेल से बाहर निकालने में कामयाब भी हो जाता है। दरअसल इलेक्ट्रो के पास बहुत ही खतरनाक मैग्नेटिक वेव्स जनरेट करने की एबिलिटीज थी, लेकिन उसकी चार्ल्स के साथ बिल्कुल जमती नहीं थी। पर जब चार्ल्स इलेक्ट्रो को ये बताता है कि फ्यूचर में आखिर क्या होने वाला था, तब जाकर वो दोनों अपने झगड़े को भुला देते हैं और साथ में मिलकर काम करने लगते हैं। अब यहाँ पर हमें ट्रैंक को दिखाया जाता है, जो अपने सभी लीडर्स के साथ सेंटिनल रोबोट्स की टीम बनाने का अप्रूवल मांगता है। पर तभी अचानक से वहाँ मिस्टिक आ जाती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर के रूप में बैठी हुई थी। मिस्टिक ट्रैंक को मारना चाहती थी, क्योंकि अगर ट्रैंक जिंदा रहा तो वो अपने खतरनाक रोबोट्स की टीम बना लेगा। पर तभी उस जगह पर वोल्वरिन, चार्ल्स और बीस्ट आ जाते हैं, जो मिस्टिक और ट्रैंक को रोकते हैं, क्योंकि अगर उन दोनों में से कोई भी मर गया ना, तो उनका भी फ्यूचर पूरी तरीके से बदल जाएगा। पर तभी इलेक्ट्रो को लगने लगता है कि फ्यूचर में मिस्टिक के डीएनए से ही मिलिट्री वालों ने वो बड़े बड़े रोबोट्स बनाए थे, तो इसीलिए अब इलेक्ट्रो मिस्टिक को ही मार देना चाहता था। लेकिन चार्ल्स उसे समझाता है उनके पास और भी रास्ते हैं जिससे कि वो फ्यूचर चेंज कर सकते थे। पर इलेक्ट्रो किसी की भी बात नहीं मानता और मिस्टिक पर लगातार गोलियां चलाते रहता है। बीस्ट मिस्टिक को पसंद करता था, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए मिस्टिक को उस बिल्डिंग से बाहर लेके आ जाता है, और अब इलेक्ट्रो और बीस्ट के बीच एक भयंकर फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रो ही जीतने वाला था। उस लड़ाई में मिस्टिक जान बचाकर भाग गई थी, लेकिन अब उसके खून के सैंपल्स ट्रैंक को मिल गए थे, और वो तो मिस्टिक के डीएनए का यूज करके उन रोबोट्स को बनाना स्टार्ट कर सकता था। यूएस मिलिट्री के सभी लोग ट्रैंक के प्लान को काफी सोचते हैं और उसके सेंटिनल रोबोट्स के बनाने के प्रोग्राम को अप्रूव कर देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ चार्ल्स वोल्वरिन से बात करता रहता है कि अगर उसके पास उसकी एबिलिटीज होती थी ना, तो वो मैग्नेटो और मिस्टिक के माइंड को कंट्रोल करके उन्हें सेंटिनल प्रोग्राम को बंद करने के लिए मैनिपुलेट कर सकते थे। इसीलिए चार्ल्स ने वो लिक्विड खाना बंद कर दिया था जो बीस्ट ने उसके बॉडी को पावरफुल बनाने के लिए बनाई थी। इस बात से चार्ल्स को उसके सारी एबिलिटीज तो मिल गई थी, लेकिन अब वो वापस से व्हील चेयर पर बैठ गया था। चार्ल्स उन दोनों के माइंड को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देता है और उन्हें सर्च करता रहता है कि वो कहाँ जा रहे थे। मिस्टिक तो ट्रैंक को मारने ही जा रही थी, और यहाँ इलेक्ट्रो म्यूजियम में आ जाता है, जो अपना रखा हुआ कॉस्ट्यूम हासिल कर लेता है। और अब इलेक्ट्रो का माइंडसेट पूरी तरीके से बदल गया था। उसके हिसाब से अर्थ पर अब सिर्फ म्यूटेंट ही रह सकते थे, इंसानों को वहाँ पर रहने का कोई भी हक नहीं था। तो अब वो अर्थ के सभी इंसानों को खत्म करके सिर्फ म्यूटेंट्स की दुनिया बनाना चाहता था। यहाँ पर प्रेसिडेंट बाकी लोगों के साथ व्हाइट हाउस में होते हैं और वो सेंटिनल रोबोट्स के प्रोग्राम को एक्टिवेट करते हैं, जिसमें उन लोगों ने कुछ ऐसे रोबोट्स बना लिए थे ना, जो छोटे मोटे म्यूटेंट्स को खत्म करने की ताकत रखते थे। तभी इलेक्ट्रो ने अपनी पावर्स का यूज करके एक बहुत ही बड़े फुटबॉल स्टेडियम को उखाड़ दिया था, और वो इसे लाकर व्हाइट हाउस के चारों ओर रख देता है, जिससे कि कोई भी पॉलिटिशियन भाग न सके। इलेक्ट्रो ने तो वहाँ के सारे रोबोट्स को कंट्रोल कर लिया था, और वो उन सभी को कमांड देता है कि उन्हें वोल्वरिन और बाकी सभी को भी खत्म कर देना था, जो कि एक म्यूटेंट्स थे। और अब उन रोबोट्स ने वोल्वरिन पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। वो रोबोट्स इतने एडवांस थे ना कि वो वोल्वरिन की फाइटिंग टेक्निक्स कॉपी कर ले रहे थे, जिससे कि वो वोल्वरिन को ही मारने के लिए यूज करते हैं। वोल्वरिन कैसे भी करके उन रोबोट से लड़ता रहता है, पर तभी वहाँ इलेक्ट्रो भी आ जाता है, जो अपनी पावर्स का यूज करते हुए वोल्वरिन को काफी ज्यादा मारता है और उसके बॉडी में बहुत सारे रॉड्स डाल देता है। इलेक्ट्रो ने तो वोल्वरिन को एक ही बार में दूर फेंक दिया था, ताकि वो उसके लड़ाई में जरा सा भी दखल अंदाजी ना करे। इलेक्ट्रो ने जो व्हाइट हाउस के बाहर तबाही मचाई थी, उससे डरते हुए वहाँ के सारे पॉलिटिशियंस एक बड़े से लोहे के बॉक्स में जाकर छुप गए थे। लेकिन उन्हें इस बारे में क्या पता था कि इलेक्ट्रो कितनी भी बड़ी से बड़ी लोहे की चीज को उठा सकता था। इसीलिए इलेक्ट्रो ने वो बॉक्स उठाकर सामने ला दिया था, जिसमें कि वो सारे पॉलिटिशियन छुपे हुए थे। इलेक्ट्रो कैसे भी करके नए प्रेसिडेंट को मारना चाहता था, क्योंकि उसी ने इन रोबोट्स के प्रोग्राम को एक्टिवेट करने की परमिशन दी थी। यहाँ दूसरी तरफ उन रोबोट्स ने बीस्ट पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो अभी अपने म्यूटेंट के फॉर्म में था। इसीलिए बीस्ट ने जल्दी से अपने अंदर वो लिक्विड इंजेक्ट कर लिया था, जो उसने चार्ल्स के लिए बनाया था, और तब जाकर वो अपने इंसानी रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो रोबोट बीस्ट को स्कैन करते हैं, तो वो उससे म्यूटेंट नहीं बल्कि एक इंसान डिटेक्ट करते हैं। इसीलिए अब वो बीस्ट को नहीं मारता और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रो के सामने प्रेसिडेंट बाहर आ गए थे, और वो इलेक्ट्रो से उसे मारने के लिए
कहते हैं क्योंकि उसके बाकी लोगों का इसमें कुछ भी हाथ नहीं था। तब जाकर हमें पता चलता है कि वो असली प्रेसिडेंट नहीं थे, बल्कि वो मिस्टी थी जिसने कि प्रेसिडेंट का रूप ले लिया था। पर तभी वो रोबोट्स ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रो और मिस्टी एक म्यूटेंट्स थे। तो फिर देर किस बात की थी। उन्हें इस तरीके से प्रोग्राम किया गया था कि अगर कोई भी म्यूटेंट दिखे तो वो उस पर हमला करने चले जाएं। लेकिन इलेक्ट्रो तो उन रोबोट्स को एक ही बार में मार कर खत्म कर दे रहा था। तभी मिस्टी मौका देखकर इलेक्ट्रो के गले पर एक प्लास्टिक की बुलेट मार देती है, जिससे कि इलेक्ट्रो एकदम से अनकॉन्शियस हो गया था और वो अब जमीन पर गिर जाता है। इलेक्ट्रो का कंसंट्रेशन हटने की वजह से जिन रोबोट्स को वो कंट्रोल कर रहा था वो भी एकदम से रुक गए थे। लेकिन अब यहाँ पर मिस्टी ट्रैंक को मारना चाहती थी क्योंकि इन रोबोट्स को बनाने के पीछे उसका ही हाथ था। मिस्टी तो ट्रैंक को पहले ही मार देना चाहती थी क्योंकि वो वही था जिसने गवर्नमेंट के थ्रू बात करके चाल से उसके म्यूटेंट स्टूडेंट सेना में भर्ती करवाए थे और उसने उन्हें मारकर उनके बॉडी पर टेस्टिंग किया था उन रोबोट्स को बनाने के लिए। पर तभी चाल मिस्टी के माइंड को कंट्रोल करता है और उसे ये समझाता है कि अगर उसने ट्रैंक को मार दिया कि फ्यूचर में सारी पॉसिबिलिटीज बदल जाएंगी, यानी कि ट्रैंक के मरने के बाद भी वो सेंटिनल रोबोट्स का प्रोग्राम और भी ज्यादा आगे बढ़ जाएगा और ये म्यूटेंट्स के लिए काफी मुसीबत की बात होगी। लेकिन अगर उसने ट्रैंक को जिंदा छोड़ दिया ना तो इंसानों का म्यूटेंट पर से पर्सपेक्टिव एकदम से चेंज हो जाएगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मिस्टी ट्रैंक को नहीं मारती है और तब जाकर सभी को ट्रैंक के राज का पता चलता है। गवर्नमेंट ने ट्रैंक को जेल में बंद कर दिया था और उसके सेंटिनल रोबोट्स के प्रोग्राम को एकदम से कैंसिल कर दिया था। अब हमें यहाँ पर वो सीन दिखाया जाता है जब वल्वरिन 2023 से 50 साल पहले आने की कोशिश कर रहा था। सोचने की बात ये थी कि उन लोगों ने अपना पास्ट एकदम से चेंज कर दिया था, तो इसी वजह से उनका फ्यूचर भी पूरी तरीके से बदल जाता है और अब 2023 में जो रोबोट्स तबाही मचा रहे थे वो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे क्योंकि पास्ट में सेंटिनल रोबोट्स का प्रोग्राम कभी चालू ही नहीं हुआ था। तो फ्यूचर में भी वो रोबोट्स एकदम से खत्म हो चुके होंगे। तभी वल्वरिन प्रेजेंट टाइम पर उठ जाता है तो वो अपने आप को जेवियर स्कूल में पाता है और उसे वहाँ पर वो सारे म्यूटेंट दिखाई दे रहे थे जिन्हें उन रोबोट्स ने खत्म कर दिया था, यानी कि फ्यूचर में कोई भी म्यूटेंट मारा। और जब वल्वरिन मिस्टर एक्स के पास पहुँचता है तो वो उसे बताते हैं कि फ्यूचर और पास्ट कभी भी चेंज हो सकते हैं। अगर वो पास्ट को चेंज करेंगे तो उनका फ्यूचर भी अपने आप ही चेंज हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी ये सुपर हीरो मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। व्यूअर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार कहानियां ढूंढ के लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।